students, I am Dr. Manju Bala Yadav, Associate Professor in Chemistry, Government College कोटा। आज हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में जूल्स लॉ को पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन है, फलन है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आयतन और टेम्परेचर। अब अगर हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन आपका लिख रहे हैं तो डी ई इज इक्वल टू हम किस प्रकार से लिखते हैं, डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब बच्चों, हमने पिछले अपनी जो लेक्चर था जिसमें कि हमने सीपी और सीबी के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर हमने देखा था कि जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है टेम्परेचर के साथ वो Cv के बराबर है, इसलिए Cv dt प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dV। तो ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें हमारे पास दो पद हैं। प्रथम पद जो है वो हमको क्या बता रहा है कि जब टेम्परेचर में वृद्धि होती है तो उसके साथ जो है Cv में परिवर्तन आता है, और जो दूसरा पद है वो हमको क्या बता रहा है कि जब आयतन में अगर वृद्धि हो रही है तो जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो हमको निकालना है। अब जो प्रथम पद है ये तो हम किसी भी मतलब प्रयोग से सरलता से निकाल सकते हैं, किंतु ये जो द्वितीय पद है इसको निकालने के लिए जूल्स ने एक प्रायोगिक विधि हमको दी। इस प्रायोगिक विधि में हम देखते हैं कि हमारे पास एक थर्मोस्टेट है जिसमें कि हमने जल भरा हुआ है, वाटर थर्मोस्टेट है। दो बल्ब है हमारे पास A और B जो कि स्टॉप कॉक से जुड़े हुए हैं। एक थर्मोमीटर हमने टेम्परेचर नापने के लिए लगा रखा है और एक बिलोडक स्टिरर लगा रखा है सिस्टम को। आपको पता है कि थर्मोस्टेट क्या होता है, जिसमें कि हम टेम्परेचर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। अगर हमको 25 डिग्री रखना है तो 25 रखेंगे और 40 रखना है तो 40 रखेंगे। और साथ में इसमें एक बिलोडक भी होता है जो कि कांस्टेंट इसको सारे जो वाटर है उसको हिलाता रहता है ताकि पूरे सिस्टम में जो आपका टेम्परेचर है वो समान रहेगा। तो हमारे जो दो बल्ब हैं A और B, उसमें A जो है वो शुरू में गैस से भरा हुआ है और B जो है खाली है, और ये दोनों स्टॉप कॉक से जुड़े हुए हैं। तो जूल के अनुसार जो है ये पाया गया कि जो प्रारंभिक ताप था और जो प्रयोग के बाद जो ताप आया वो समान पाया गया। तो उसका कारण क्या देखा गया, उसका कारण हमने देखा कि शुरू में जब गैस A में भरी हुई है और बाद में जब हमने स्टॉप कॉक खोल दिया तो धीरे धीरे गैस जो है B में उसका प्रसार होता गया, और थोड़ी देर के बाद जो है बराबर मात्रा में गैस जो है समान मात्रा में दोनों भर गए। यानी कि यहाँ पर जो है B जो है पहले में किस में था, निर्वात में था। तो प्रतिरोधी जो दाब के विरुद्ध जो प्रसार हुआ जिसकी वजह से जो कार्य कुछ भी तंत्र को जो है नहीं करना पड़ा और W का मान क्या हो गया, 0 हो गया। और जो टेम्परेचर में जो चेंज है हम कह रहे हैं कि प्रयोग के बाद और प्रयोग से पहले जो है टेम्परेचर सेम है, यानी कि टेम्परेचर में भी कोई परिवर्तन नहीं है। तो dt इज इक्वल टू 0, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग में ऊष्मा का कोई विनिमय नहीं हुआ। जो सिस्टम है आपका और जो सराउंडिंग है उनमें कोई भी ऊष्मा का एक्सचेंज या विनिमय नहीं हुआ है, यानी कि Q इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, कोई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं हुई। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है कि डेल ई इज इक्वल टू Q प्लस W। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि W भी 0 है, कोई कार्य नहीं करना पड़ा, और ऊष्मा में जो परिवर्तन है वो भी कुछ नहीं हुआ। टेम्परेचर पहले और बाद में दोनों में समान है, यानी कि डेल ई के अब किसके बराबर हो गया, 0। इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो 0 के बराबर हो गया, कोई परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा में नहीं आया। अब जब डी ई इज इक्वल टू 0 है और डी टी भी 0 है, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं तो हमारे पास क्या हुआ, मतलब ये जो डेल ई अपॉन डेल वी डी वी है इसका मान क्या हुआ, ये 0 के बराबर हो जाता है, क्योंकि डी टी भी हमारा 0 है इसमें और हमारा डी ई भी 0 है, तो इसका मान 0 हो जाता है। पर क्योंकि वॉल्यूम में तो परिवर्तन हो रहा है तो dV का मान जो है वो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब 0 क्या हो सकता है, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये 0 हो सकता है, क्योंकि आयतन तो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब इस पद में ये जो भाग है ये 0 हो सकता है।
तो हमने देखा कि क्योंकि वॉल्यूम में तो परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज जो है वो जीरो नहीं हो सकता, यानी कि डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो है वो जीरो होगा। यानी कि यदि गैस का समतापी प्रसार किया जाए तो गैस की इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन नहीं होता है। ये हमारा जो है डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो क्या बता रहा है कि जब समतापी मतलब हमारा हम प्रसार कर रहे हैं तो जो गैस की इंटरनल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अतः जूल का नियम क्या कह रहा है कि स्थिर ताप पर गैस की इंटरनल एनर्जी आयतन पर निर्भर नहीं करती, यानी कि इंटरनल एनर्जी केवल किसका फलन है, टेम्परेचर का फलन है। जबकि शुरू में हमने माना था कि इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों का फलन है, पर हमने पाया कि इंटरनल एनर्जी का जो है वह आयतन पर निर्भर वो नहीं कर रही है, वो केवल टेम्परेचर के ऊपर निर्भर कर रही है। तो आदर्श गैस के लिए जब हमने देखा कि ये जो डेल ई अपॉन डेल वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम के साथ जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो जीरो के बराबर आती है, पर यह वास्तविक गैसों के लिए सही नहीं है, उनके लिए जीरो नहीं आती है। वास्तविक गैसों के लिए दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। और हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रेशर, आंतरिक दाब के बराबर है ये। और आदर्श गैस का आंतरिक दाब क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। रियल गैस जो आइडियल गैसेस हैं उनमें जो इंटरनल प्रेशर है वो जीरो के बराबर है। अब ये जो फंक्शन है डेल मतलब जो वास्तविक गैस है उसके लिए हमको निकालना है, इसके लिए हमने एक दूसरा कोफिशिएंट जिसको कि जूल कोफिशिएंट बोलते हैं उसको परिभाषित किया गया है। और जूल कोफिशिएंट क्या होता है कि अगर हम आपकी इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा को स्थिर रख दें तो जो आपका आयतन में परिवर्तन के साथ जो ताप में परिवर्तन आता है वो हम आपको म्यू जे टी या म्यू जे बोल देते हैं, जो कि आपका जूल कोफिशिएंट होगा। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पूरा डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।